क्या क्या रिवाइज किया आपने, बताइए बेटा। रेप्लिकेशन रिवाइज हुआ? चलिए छोड़िए, बाद में पूछ लेंगे। हाँ तो मतलब रेप्लिकेशन में अभी कितना और दिन पढ़ना है भाई? ट्रांसक्रिप्शन मैंने क्या बताया था बताइए आप। मैंने बताया सबसे पहली क्लास में, जो लोग ऑनलाइन अटैच हैं उन्होंने तो नहीं किया होगा। तो डीएनए से डीएनए जब बेटा बनता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, राइट। और डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डन। आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये तो मतलब अभी तक क्या हो जाना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए। अगर ये भी नहीं रटा तो फिर नीलाक्षी, फिर हमें तुम लोग को क्या करना चाहिए, कौन सा दंड देना चाहिए है? क्या? धूप में खड़ा, हाँ ये सबसे सही है आजकल का पनिशमेंट जो है, धूप में खड़ा कर किया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग देख ले, वो स्टूडेंट्स, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, ठीक है। डीएनए से आरएनए के बनने को और आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को ट्रांसलेशन। लेकिन जितना इजी ये यहाँ पे दिख रहा है उतना ही है नहीं, है ना। जैसे कि आप लोग अभी तक रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, तो रेप्लिकेशन में अच्छा बस ये चीज है कॉमन कि भाई डीएनए से डीएनए बन रहा है। तो एक चीज कॉमन मैंने क्या बताई थी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहा है मींस कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बन रहा है। क्यों? क्यों नीलाक्षी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नीलाक्षी बताइए। और अगर जो लोग ऑनलाइन अटैच हैं वो भी बता सकते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आप लोग और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी मुझसे मुखातिब होके ये बताइए कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सेल बेटा। और हर्षित बताइए कि ये तो आपको समझ में आ गया, यस मैम नो मैम। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी बोलते जाएंगे, रिप्लाई करते जाएंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रही हूँ कि बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में और जो है आरएनए, डीएनए से आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन बनने में। तो दो एंजाइम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन सी प्रोसेस में यूज होता है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन से टॉपिक कौन से प्रोसेस में यूज होता है, बताइए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा क्या बताए स्टार्टिंग से? देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक चैप्टर जो है आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक मैं डीएनए कवर कर चुकी हूँ, डीएनए के सारे बेसिक्स, आरएनए के बेसिक्स कवर कर चुकी हूँ, और मैं रेप्लिकेशन भी कवर कर चुकी हूँ। और आज आपका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आपकी एनसीईआरटी में एक क्या कहते हैं टॉपिक दिया हुआ है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ठीक है। जिसमें सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में पूरी तीन प्रोसेसेस कवर होती हैं, और वो तीन प्रोसेसेस कौन सी हैं बेटा जी? वो है डीएनए से डीएनए के बनने को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं?
ट्रांसलेशन। और इसके बाद भी अगर इन फ्यूचर किसी से मैंने पूछा कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ क्या है और आप भूल गए, तो आप लोगों को धूप में खड़ा किया जाएगा, गर्मी की धूप में, ठंडी की धूप में नहीं, ठीक है। हाँ, तो बताइए, बस अब मैंने ये पूछा है कि देखिए यहाँ पे बेटा बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में भी बहुत सारे। मैंने बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं, मेरा क्वेश्चन ये है नीलाक्षी से कि बताइए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन सी प्रोसेस में यूज होता है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सी प्रोसेस में यूज होता है। प्रोसेसेस आपके सामने लिखी है, जल्दी जल्दी कवर करना है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। And I asked that question in the previous classes, right? डीएनए, हाँ बोल। अच्छा, नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, डीएनए पॉलीमरेज किसमें यूज, फर्स्ट वाला किसमें यूज होता है, सेकंड वाला किसमें यूज होता है? आई वांट टू नो दिस ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाई? देखो बेटा, फर्स्ट वाला जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो यूज होता है किसमें? वो यूज होता है हमारा रेप्लिकेशन में। और जो सेकंड वाला है वो यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में। और मैंने यहाँ पे ये दोनों एंजाइम्स इसलिए लिखे क्योंकि अगर आप आगे की प्रोसेस में दिखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ा एंजाइम का नेम है, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े नाम देख के तुरंत घबराने लगते हैं। तो बड़े नाम से घबराना नहीं है। मैंने जैसे बताया कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट रटने वाला नहीं होता है, बस आपको उसको समझ के पढ़ना है, टर्म्स को क्या रखना है, याद रखना है। तो डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है? डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डीएनए से ही डीएनए बन रहा है और डीएनए से ही आरएनए बन रहा है, ठीक है। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है वो रेप्लिकेशन में यूज होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट वाली मतलब डीएनए पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट वाला रेप्लिकेशन, सेकंड वाला ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए पे डिपेंडेंट है और आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये आरएनए बनाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे भी चैट बॉक्स में यस मैम नो मैम बराबर करते रहे, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस हैं। बस बशर्ते बात ये है कि आप इसको कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, ठीक है। इसको एक मूवी की तरह देखिए और समझते जाइए मेरे साथ। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। जो मैंने बहुत छोटी सी डेफिनेशन में बता दिया, वो ये भारी भरकम डेफिनेशन आपको बता रही है। अब आपको देख के ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये कितना इजी है। देखिए, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, भाई जाहिर सी बात है ना कि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। अब डीएनए जो है, जाहिर सी बात है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी में होती है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है किस फॉर्म में? आरएनए बना दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ये वाला डायग्राम बहुत ही सुंदर डायग्राम है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से। जस्ट अ मिनट, देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? ये जो प्रमोटर है, देखिए सबसे पहले जो लोग ऑनलाइन आज कनेक्ट हुए हैं उनको इतनी बातें मैं यहाँ पे ब्रीफ अप कर दे रही हूँ कि जो डीएनए जो होता है हमारा वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक चेन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, दूसरी चेन आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, ठीक है। और इसमें 3 रीजन्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, राइट। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन
एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर ये वो रीजन है जहां पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा और यहाँ से इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को? यस मैम, तेज से निकलना चाहिए। स्ट्रक्चरल जीन मतलब यहाँ का जीन ट्रांसक्राइब होके क्या बना रहा है, आरएनए। अगर आप रेड स्ट्रैंड देख रहे हैं जो ब्लू स्ट्रैंड से बन रहा है, मतलब सामने वाला ब्लू स्ट्रैंड हमारा डीएनए है, और ये जो बड़ा बड़ा एंजाइम ऐसे दिख रहा है सुंदर सा ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? टर्मिनेटर, अब भैया टर्मिनेटर की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि टर्मिनेटर मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज बन रही है तो वो कहीं पे समाप्त भी तो होनी चाहिए। चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी तो कितना लंबा हमें एमआरएनए और आरएनए चाहिए, है ना? तो टर्मिनेटर। तो बेसिकली आरएनए का क्या बताएं? कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। देखो कितना सिंपल है ये, देखो कितना सिंपल है। ये प्रमोटर है जिस पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है 3 पार्ट्स में होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है? तो इनिशिएशन मतलब प्रमोटर पे आके जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, भाई ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। इनिशिएशन मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वो ऐसे समझ सकता है शुरुआत हो गई है। ठीक है? और इलोंगेशन मतलब कि कोई भी चीज बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है। ठीक है? मतलब कि अब बढ़ कैसे रही है, आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता जा रहा है। अब सामने भी देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ट्रांसक्राइब होती जा रही। ठीक है? जो ये जीन है इसको ट्रांसक्राइब होना था और इसको जो है प्रोटीन बनाना है आगे चल के। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है क्या है, ट्रांसक्राइब होकर क्या बना रहा है, आरएनए, with the help of the very very important enzyme DNA dependent RNA polymerase। और जैसे मैंने बताया कि ये प्रोसेस इलोंगेशन हो गई। क्लियर है? और ये प्रोसेस हो गई हमारी टर्मिनेशन। ठीक है? और यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मतलब हिंदी में जो कुछ लोग समझ सकते हैं कि अब प्रोसेस यहाँ पर रुक गई, स्टॉप हो गई। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। क्लियर है इतना? ओके, देखिए कितने अच्छे से दिखा रहा है। एनिमेशन देखिए, आधी चीजें तो एनिमेशन से क्लियर हो जाएंगी आपको। देखा? देखिए, आया आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम बताया था। अच्छा हाँ, जो लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि हमेशा जो मतलब आरएनए भी बनेगा, सिंथेसिस जो होगी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। ठीक है? और अगर आप लोगों ने पता नहीं रेप्लिकेशन पढ़ा है कि नहीं, तो रेप्लिकेशन में भी हमेशा जो सिंथेसिस होती है न्यू स्ट्रैंड की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए ये यहाँ पे देखिए आरएनए बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और देखिए यहाँ पे टर्मिनेटर आरएनए पॉलीमरेज हट गया और यहाँ से नीचे आरएनए हट के अलग हो गया। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है? और तुम लोग भी अपने चक्षु नेत्र और दिमाग के सारे तार खोल के बैठना। Here the principle of complementarity governs the process of transcription, except that adenosine now base pair with the uracil instead of thymine। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब कि दोनों जो जीन दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वो क्या कराते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में भी वैसा ही होता है। बेसिकली यहाँ पे आरएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे जो एडिनोसिन होता है वो किससे पेयर करेगा, किससे पेयर करेगा, बताओ भाई?
अच्छा, वाह भाई वाह, वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू यू ऑल। देखो बेटा, हम बार बार इसीलिए हम कहते हैं रिवीजन कर लो बेटा, रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना हम पढ़ाते चले जाएंगे और आप लोग शायद वही कि रामायण खत्म हो गई और राम जी कौन थे अभी पता नहीं चला, पता चला लेकिन वहीं पे पढ़ पढ़ के भूलते चले गए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन यही होता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितना आपने पढ़ा है वो यहीं के यहीं 2 घंटे बाद घर पे जाने के बाद छोड़ दोगे। ठीक है, तो उसके लिए रिवीजन करना इज मस्ट। एडेनिन थाइमिन, नीलाक्षी देखो क्या क्या होता है। ग्वानिन, साइटोसिन, कितनी क्लास ले चुकी मैं तुम लोग की इस पे। और अगर मुझे आज दोबारा समझाना पड़ रहा है तो सोचो क्या करना चाहिए तुम लोग के साथ, खुद खुद से डिसाइड करो, खुद से डिसाइड करना ये बात, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्यों, याद आया कुछ? कुछ दिमाग का तार खुला? खुला नीलाक्षी? क्या खुला? क्या खुला? हाँ, नहीं हुआ क्या यहाँ पे ये तो बताओ। देखो बेटा क्या है यहाँ पर, ठीक है, सैल और गोविंद सब लोग, आप लोग जो ऑनलाइन जुड़े हो, देखो डीएनए में जो है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसमें भी होते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए में बेटा बेसिकली सिर्फ एक डिफरेंस, मतलब डिफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, एक डिफरेंस ये भी होता है कि यहाँ पे जो थाइमिन की जगह हमारा यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और जब बेस पेयरिंग होती है तो ए और टी के बीच में ऐसे होती है और जी और सी के बीच में ऐसे होती है। ठीक है, और ये हमारा डीएनए का केस है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होगा, ए की जगह हमारा यू बाइंड कर जाएगा और जी और सी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इस लाइन में सिर्फ ये कहा जा रहा है, हेयर द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, मतलब कि सारी कॉम्प्लीमेंटेरिटी जैसे डीएनए में है वैसे भी ही रहेगी, लेकिन डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं ये आरएनए का केस है। इफ यू ऑल आर सीइंग द diagram, then you can see over here that if you are seeing over here, this is the adenine base and this is the uracil। थाइमिन देखिए, ये थाइमिन में चेंज हो जा रहा है, ये बस ये दिखा रहा है कि ये इनकी बॉन्डिंग होती है, लेकिन एडेनिन से थाइमिन की बाइंडिंग हमारी होगी रेप्लिकेशन में, और एडेनिन से यूरेसिल की बाइंडिंग होगी हमारी, सॉरी, एडेनिन से थाइमिन की बाइंडिंग होगी डीएनए में, और एडेनिन से यूरेसिल की बाइंडिंग होगी आरएनए में। इतनी बात क्लियर है सभी को? देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे बन रहा है स्ट्रैंड, यहाँ पे स्ट्रैंड है, दोनों डबल हेलिकल है, आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने यहाँ से ऐड करना स्टार्ट किया, और ये देखिए एटी, यहाँ पे आरएनए बनता चला गया और आरएनए यहाँ से डिसोसिएट हो गया और आरएनए पॉलीमरेज भी हट गया। इतनी बात क्लियर है सभी को? However, unlike in the process of replication in which one sets in the total DNA of an organism gets duplicated in transcription, very very important, इसमें बस आपको यहाँ से इतनी चीज नोट डाउन करनी है। नोट डाउन क्या करना है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, डीएनए से डीएनए के बनने का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो पूरा डीएनए जो होता है सेगमेंट जीन का, तो पूरा डीएनए डुप्लीकेट होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब उसका एक पार्ट, जैसे दिखा रहा था ना, पूरा तो नहीं बन रहा था। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ठीक है, मतलब कि डीएनए में क्या होता है बेटा जी, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल डीएनए और डुप्लीकेट हो रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपीड इनटू
आरएनए। ठीक है, इतनी सी बात है। और हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, दोनों के जो है क्या बनते हैं, कॉपी बनते हैं, इस तरीके से चार बन जाते हैं दो से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड से ही हमारा एमआरएनए बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एक स्ट्रैंड से ही क्या बनता है हमारा, एमआरएनए बनता है। इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों को? वेरी गुड। थोड़ा सा मुकाते बोले हम अपने ऑनलाइन वाले बच्चों से भी। सेल बेटा समझ में आ रहा है? सेल समझ आ रहा है बेटा? यस मैम, नो मैम, कुछ तो रिप्लाई करो, जल्दी से करो तुम लोग। सेल, हर्षित, रिप्लाई करो बेटा। यस मैम, नो मैम, तुम लोग सुन रहे हो कि मतलब मोबाइल ऑन करके कहीं चले गए हो? कोई रिप्लाई नहीं, नो रिप्लाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी है। नो मैम, क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ जल्दी, क्या चीज नहीं समझ में आया? जल्दी गोविंद बताओ जल्दी। वैसे तो समझ में थोड़ा सा इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि बेसिक सारे मतलब डीएनए की क्लास हो चुकी है आपकी, रेप्लिकेशन की क्लास हो चुकी है, नाउ द क्लास इज गोइंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो इसलिए भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोग को होगी, लेकिन क्या चीज अभी तक नहीं समझ में आई वो जल्दी से हमें बताइए। ठीक है बेटा, जल्दी बताइए जल्दी। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन ही तो पढ़ा रहे, ट्रांसक्रिप्शन में क्या नहीं समझ में आया आपको? देखिए ट्रांसक्रिप्शन में मैंने बताया, अगर आपको पता होगा, ये पता है कि डीएनए, अब जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखते चले जाना, ठीक है। ये तो पता होगा ना कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, पता है कि नहीं पता है? यस मैम, नो मैम, अब जल्दी जल्दी। बेटा देखो, डीएनए डबल हेलिकल होता है, ठीक है। और डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो जो टेम्पलेट वाला एक स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनता है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने ये बताई कि जब रेप्लिकेशन होता है, बस इतना जानिए कि जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं। मतलब अगर गोविंद अपनी दूसरी कॉपी बना ले या सेल अपनी दूसरी कॉपी बना ले, तो दैट इज रेप्लिकेशन, ठीक है। और अगर जो है डीएनए से जो है सिर्फ आरएनए बन रहा है, कोई अदर मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज आरएनए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इतना समझ में आया? यस मैम और नो मैम, जल्दी। इतना समझ में आया? क्योंकि फिर मुझे आगे बहुत जल्दी जल्दी करना है बेटा, बताओ जल्दी। ठीक है, तो देखो बस इतना सा समझना है। और सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ मैंने क्या बताया बेटा? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ एक प्रोसेस है जो बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए के बनने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर डीएनए से आरएनए, मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग क्लियर। क्लियर हो रहा है बेटा? गोविंद क्लियर है? अब इसके आगे का बताते हैं। देखो बेटा गोविंद, अभी तुम्हें क्लियर नहीं होता ना? अब देखो, इतनी बात से क्लियर हो गया, और आगे जो है और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है बेटा जी। देखिए यहाँ पे अगर आपको बस देखिए, बाकी आप अभी सब भूल जाइए, जो लोग ऑनलाइन है वो इतना याद रखें कि जो है हमारा डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए,
और यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे देखो सीधे सीधे दिखाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए देखिए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और ये किससे बन रहा है? डीएनए से बन रहा है। इतनी बात क्लियर। और देखिए एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व है। इतनी बात क्लियर है नीलाक्षी, निशा? अब देखिए फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब देखिए ये क्वेश्चन मतलब एक एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी लिखी हुई है, देखिए उसमें ये बताया गया है कि अगर दोनों स्ट्रैंड, मतलब कि दोनों स्ट्रैंड किसके? डीएनए के। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। भाई जाहिर सी बात है, क्या था हमारा? गोविंद और सैल ध्यान से देखना यहाँ पे। देखिए ये है आपका डीएनए, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। इसीलिए इसको एंटी पैरेलल भी बोलते हैं, राइट। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, राइट। अब बेटा सुनिए, जब हम इससे क्या बना ले रहे हैं? एक स्ट्रैंड बना रहे हैं आरएनए का, ठीक है। आरएनए का एक स्ट्रैंड बना रहे हैं इन विच डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला गया है? ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इस स्लाइड में ये कह रहा है कि अगर दोनों टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? ये स्ट्रैंड भी और ये स्ट्रैंड भी, ठीक है। अगर दोनों टेम्पलेट करके अगर दोनों आरएनए बना देंगे भैया, ठीक है, दोनों ने आरएनए बनाया, ठीक है। अब अगर दोनों ने आरएनए बनाया विद डिफरेंट, तो जाहिर सी बात है दोनों के सीक्वेंस अलग अलग होंगे, दोनों के जो बेस पेयर्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो पहली तो जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ से दिख रही है कि दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर बाइंड करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, आई थिंक ये। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए के बनेंगे तो वो क्या करेंगे? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। और अगर पहली बात तो ये चीज जो है हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन क्या बन पाएगा? नीलाक्षी, निशा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए सारी चीजें, इसी वजह से क्या होता है, डीएनए से एक ही आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins. मतलब कि ये क्या कह रहा है? One segment of the DNA would be coding for two different proteins. मतलब भाई क्या होगा? जो desired प्रोटीन थी वो तो मिली नहीं, desired प्रोटीन तो मिली नहीं। ये तो ये वाला केस हो गया कि अगर आरएनए ने एक दूसरे को बाइंड कर लिया तो प्रोटीन मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग भी हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रोटीन बना लेंगे। मान लो कि ना पेयर हुए और इन्होंने क्या किया? अलग अलग प्रोटीन बना लिया। इतनी बात क्लियर है? अलग अलग अब जब ये प्रोटीन बना लेंगे तो ये क्या होंगे? दोनों प्रोटीन और इनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी डिफरेंट होंगे। तो क्या बॉडी को दो प्रोटीन्स की जरूरत थी, कि जो प्रोटीन हमें डिजायर्ड थी उसकी जरूरत थी? तो लिखा हुआ है ना, हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। दिस वुड कॉम्प्लिकेट, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, ठीक है। इसी वजह से गोविंद और सैल ध्यान से सुनिए, इसी वजह से क्या होता है कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, लेकिन उससे एक ही स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनता है। इतनी बात क्लियर है? निशा, नीलाक्षी,
अनुष्का क्लियर? तुम लोग के मुंह से निकलती नहीं आवाज। इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिखिए, देखिए पहली बात तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिखिए बेटा, रुकिए बताते हैं। कलर्ड वाले पेन ले आओ, बायो की बुक कॉपी में देखूंगी, ठीक है। और जितने अच्छे नोट्स रहेंगे और जितना अच्छे से दिमाग में फीट रहेगा उतना हमको मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। देखो क्या होता है डीएनए का, पहले के लिखो डीएनए बोथ स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट, अगर बोथ स्ट्रैंड, टेम्पलेट मतलब क्या होता है कि दोनों ही आरएनए बना दें, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, इफ लिख देना यहाँ पे, इफ डीएनए both strand act as template, they would code for RNA molecules with, फिर लिखना आगे एरो बना के, RNA molecule जाहिर सी बात है with different sequence, with different sequence, क्लियर है इतनी बात? उसकी वजह से क्या होगा, मेक कोड, सॉरी कोड कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग मत लिखना ऐसे। कोड फॉर प्रोटीन्स, पीआरटी इज प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, भाई दोनों प्रोटीन क्या होंगी, प्रोटीन विल बी डिफरेंट, ठीक है। प्रोटीन विल बी, देखो ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये समझने वाली बात है, इसको बस समझ, प्रोटीन विल बी डिफरेंट, जाहिर सी बात है। तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो मिली नहीं, ठीक है। इस वजह से अगर वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, हेंस, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखोगे हेंस it will complicate the process, it will complicate genetic genetic transfer machinery process, genetic transfer machinery process, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। वाई बोथ स्टैंड, वही चीज लिखी हुई कि वाई बोथ स्टैंड्स आर नॉट कॉपीड, क्यों नहीं कॉपी होते, उसी का पूरा आंसर था, ठीक है। सिंपल आंसर। सेकेंडली द टू आरएनए, देखो ये दूसरी चीज लिखी हुई है, वही चीज जो मैंने आगे समझा दी कि भाई अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल हैं, बता रहा है ये कि अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल हैं, तो आरएनए मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से, तो वो क्या कर जाएंगे, बाइंड करके, हेंस टू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के साथ, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे के साथ प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ, ठीक है। वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब भाई बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ए टी से बाइंड कर दे जाएगा, जो है सॉरी ए यू से जाके बाइंड कर जाएगा और जी सी से जाके बाइंड कर जाएगा, क्लियर है। तो डबल स्टैंडर्ड, अब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया मेरा क्वेश्चन, देखिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, इसने क्या बना दिया, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना दिया। ये मेरे काम का नहीं था, भाई काम के कैसे हो गया, क्योंकि जो प्रोटीन रिक्वायर्ड थी हमें हमें अब वो प्रोटीन मिल नहीं पाएगी, तो क्या होगा,
प्रिवेंटेड आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, मतलब कि अब जो प्रोटीन हमें चाहिए थी वो प्रोटीन हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हुई वो बेकार चली गई। हुई कि नहीं हुई भाई? एक आरएनए बनना था सिंगल स्ट्रैंड, उससे प्रोटीन बनना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता कि दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन रहे होते, तो दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बन गए तो पहला पहला केस तो ये हो जाएगा कि दो प्रोटीन बन जाएगी, ऐसा भी हो सकता है अगर अलग अलग रहे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड ने क्या किया, एक दूसरे को अगर बाइंड कर लिया तो प्रोटीन कहाँ से बनेगी भाई? नहीं बनेगी, जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन थी। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इतनी ज्यादा शिद्दत से हुई वो खराब चली गई, ठीक। तो इसी वजह से डीएनए, ये पूरा कुल मिला के इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज से सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से डीएनए से, मतलब डबल हेलिकल डीएनए में एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, दूसरा स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाएगा, क्योंकि हमें एक जो डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए वो उसी प्रोसेस से मिल सकती है, ठीक। क्लियर है? यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज थी वैसे इसकी, मतलब जो समझने वाली चीज थी, बहुत ज्यादा समझने वाली चीज। ये समझ गए तो मतलब बहुत सारी चीजें समझ गए। देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने बताया बहुत जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। किसी ने, गोविंद ने बताया था शायद कि प्रमोटर, तो देखो बेटा प्रमोटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड, यहाँ इसको कहीं पे नोट डाउन इस तरीके से कर लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इट। पहला प्रमोटर होता है, सेम चीज, क्या लिखूं मैं इसको, इसमें तो लिखने वाला जैसा कुछ है नहीं, तो इसमें बस ऐसे लिखते चले जाइए कि प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, promoter, structural gene, terminator. There is a convention in defining the two strands of DNA in a structural gene. कुछ नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है डीएनए में, 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। इतनी बात क्लियर है सभी को? Since the two strands have opposite polarity, भाई देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं। अपोजिट पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड है डीएनए का, दूसरा वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बहुत ही अच्छे से देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, इसको समझने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ब्लू वाला स्ट्रैंड जो है हमारा, ये ब्लू वाला स्ट्रैंड, जस्ट अ मिनट शोइंग टू यू, ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है ना बेटा जी, ये जो है क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ये कहा गया है द टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, इसका मतलब ये है कि अपोजिट पोलैरिटी मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। दिस इज नोन एज द अपोजिट पोलैरिटी। एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये देखिए ये जो बड़ा सा आपको एंजाइम दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, इसको ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल्सो कैटेलाइजेज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिर्फ पॉलीमराइजेशन करता है, और जो द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट एंड इज रिफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको आसान शब्दों में यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये देखिए, जो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जिससे आरएनए बनेगा, जिसको आरएनए ने आधार बनाया, ठीक है,
इस वाले स्ट्रैंड से जिसकी पोलैरिटी 3' to 5', इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं नोट डाउन कर रही हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन कर दीजिए। डन है। देखिए बेटा, इसको ऐसे है कि हाँ, पॉलीमराइजेशन ऐसे लिखिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। फर्स्ट पॉइंट इसको ऐसे करिएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए ऑलवेज इन विच डायरेक्शन, ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन, राइट। लेकिन टेम्पलेट एंड द टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब कि टेम्पलेट फॉर मेकिंग, टेम्पलेट, एक मिनट यहाँ पे लिखना टेम्पलेट ऑफ डीएनए, नहीं तो तुम लोग सोचोगे टेम्पलेट क्या है, फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, टेम्पलेट, टेम्पलेट ऑफ डीएनए, ठीक है, टेम्पलेट ऑफ डीएनए, ठीक है, फॉर मेकिंग आरएनए, इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फॉर मेकिंग आरएनए should be always, should be always 3' to 5' डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें अगर आपको नहीं क्लियर होंगी तो समझ लीजिए आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ में आने वाला। तो ये आपको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। हाइलाइटर से मैं यहाँ हाईलाइट भी कर दे रही हूँ, इसको आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसको कहीं पे अपने से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आपके नीट में भी ऐसे ही पूछा जा सकता है। 5' to 3', ठीक है। जो भाई नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट चले। समझ में आया बेटा गोविंद? और गोविंद समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, नो मैम, कुछ तो बोलो। इतना समझ में आया कि नहीं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? गोविंद, सेल, कौन, बताइए, लिखिए। मैम एक बार फिर से बताओ बेटा, जो भी है चैट बॉक्स में टाइप करो। थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी जल्दी। देखिए आपने रेप्लिकेशन अभी नहीं पढ़ा है और आपने अभी डीएनए का बेसिक नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? चैट बॉक्स में टाइप करो बेटा जल्दी। इतनी बात क्लियर है? नहीं वालों को बाउंसर मारना पड़ेगा, क्लासेस नहीं है ना स्टार्टिंग में। The other strand which has the polarity 5' to 3' and the sequence same as RNA, ठीक है, सेम चीज वही चीज,
5' टू 3' डायरेक्शन में पोलैरिटी होनी चाहिए, और सेम एज आरएनए, बस वही की जो है क्या कहते हैं, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देखो कितना सुंदर डायग्राम दिया है। देखो जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं यहाँ से देखो बेटा, बहुत इजी है, इसको आप इतना सोचो नहीं। ये देखो डीएनए हमारा डबल हेलिकल है, इसमें मैंने इतनी सी बात बताई है बस अभी, कि डीएनए डबल हेलिकल है। ये देखिए आपका आरएनए पॉलीमरेज है, अगर आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग विद द लेजर पॉइंटर, ठीक है। ये देखिए, ऑफलाइन वालों को तो समझ क्लियर हो गया, ऑनलाइन वाले भी सही से देखिए। ये देखिए डीएनए जो है हमारा डबल हेलिकल होता है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये है आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल भाषा में ट्रांसक्रिप्शन इतनी सी बात है, डीएनए डबल हेलिकल है और ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, और यहाँ से मेरा एमआरएनए निकलता चला जा रहा है, आरएनए निकलता चला जा रहा है, ठीक है, आरएनए बनता चला जा रहा है। ये वाला स्ट्रैंड मैंने बताया टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और मैंने ये बताया कि आरएनए का जो है पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? वेरी गुड। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड, अच्छा भाई बहुत बड़ी बात, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़े लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तुम लोग तो अभी बच्चे हो, धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये है, ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है भाई, डीएनए के हैं हमारे 2 स्ट्रैंड्स हैं। एक मिनट मैं जरा नोट डाउन करती हूँ उसे, इसको कहीं पे मेरे साथ बना लो, ताकि आगे तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ऐसा एक 2 पेन होंगे तो घर में जाके बना लेना, अभी रफली कर लो। ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है। डीएनए हमारा डबल हेलिकल होता है, पता ही है हम लोग को। ऑनलाइन वाले ध्यान से देखें जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये तो हमें पता ही है, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और इससे आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यही मैं बार बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कैसे हो रही, इतना सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अब ये जो एंजाइम है, ये हमारा कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आरएनए डीएनए से बन रहा है। और कौन सा एंजाइम मेन है, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रैंड मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3' टू 5' डायरेक्शन में जो होता है वो हमेशा कौन सा होगा, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। इतनी बात बताई थी, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और 5' टू 3' में हमेशा आरएनए बनेगा, ये भी लिख लो यहाँ पे इस तरीके से, 5' टू 3' आरएनए पॉलीमराइज, आरएनए पॉलीमराइज, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू वाला क्या है हमारा, कोडिंग स्ट्रैंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कोडिंग स्टैंड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला हम टेम्पलेट की तरह यूज करें। अगर ये कोडिंग स्टैंड है, ऐसा नाम पता चलता है ना कि अगर ये कोड कर रहा है, तो नीचे वाले को टेम्पलेट स्टैंड क्यों कहा जा रहा है। मतलब यहाँ से भी तो आरएनए बन सकता है, कोडिंग स्टैंड लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा नाम में कोड कर रही होगी कोई चीज, तो कोडिंग हमने इसको क्यों बोला, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि इसको कोडिंग स्टैंड इसलिए बोला जा रहा है बेटा, क्योंकि इसका देखो सीक्वेंस CUGAU, आरएनए का सीक्वेंस सेम टू सेम डीएनए के यहाँ के सीक्वेंस से मैच कर रहा है। सो वाई वी आर कॉलिंग इट एज कोडिंग स्ट्रैंड। समझे बेटा जी, समझे, समझ में आया कि नहीं नीलाक्षी? यस मैम, नो मैम, थोड़ा तेज से बोलो तुम लोग, एनर्जी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, ग्लूकोज भी क्या आया करो तुम लोग, ठीक है। तो ये क्या है कोड, देखो यहाँ पे क्या है, यू है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, ठीक। तो क्या इसीलिए इसको, सो वाई इट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि सब चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोडिंग स्ट्रैंड known as coding because known as coding because why, because
RNA strand only differs at T साइड, टी बी मतलब टी से यू में, ये डीएनए में है और ये आरएनए में है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसको मैंने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया है क्योंकि इससे आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये एनसीईआरटी में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक और चीज कहते हैं, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो वाला टेम्पलेट था, ये वाला हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं कितने पेन यूज कर रही हूँ, तुम लोग कितने पेन यूज कर रहे हो। हाँ जी, अब सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए, बताइए मुझे क्यों, व्हाई व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉन टेम्पलेट एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। बहुत ही आसान शब्दों में मुझे समझा दीजिए, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। टेल मी हाउ, टेल मी बेटा जी। बताइए। गोविंद समझ में आ रहा है बेटा, अब थोड़ा बहुत समझ में आया। गोविंद रिप्लाई करते रहो बेटा, हमको लगे कि तुम क्लास में ही हो एकदम हमारे सामने। आया बेटा समझ में गोविंद? ठीक है ठीक है, बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जो मैंने पूछा कि बहुत ही सिंपल है कि जो, बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे, देखो मैं बता देती हूँ तुमको। हाँ जी, बस सीधी बात है भाई, टेम्पलेट स्टैंड है तो इस ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड था, तो इसको नीचे वाले को नॉन कोडिंग कह दिया जाएगा। ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड है तो उसको नॉन टेम्पलेट का कह दिया जाएगा, बात होती है वहीं पे खत्म। बस इतनी सी तो बात है, और कोई बात है, और कोई बात क्या नहीं थी ना, इतना तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। All points while defining a transcription unit are made with reference to the coding strand। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, बस इतनी सी बात कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है हमारी पूरी की पूरी कहाँ पे पाई जाती है, कोडिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट, to explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक, इस तरीके से स्टैंड होता है। आप लोग को स्ट्रैंड में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो देखो ये बेसिस के पूरा जो बेस है, जो पूरा डीएनए का लिखा हुआ है, यही क्या है, पूरा इसी पूरी चेन को हमने क्या कह दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाले को कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बनता किससे है हमारा, आरएनए, भूल गए भूल गए। अच्छा, अच्छा, मैं ये पूछू यहाँ पे आरएनए किससे बनता है भाई। हाँ जी, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है कि कोडिंग स्ट्रैंड से बनता है आरएनए। हाँ जी, बस यही क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द, देखो इस लाइन का तो बहुत ही सीधा सा मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहली ही उसमें दिखा दिया था, है ना, पहले उसमें दिखा दिया, ठीक है, पहली स्लाइड में दिखा दिया था, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है। नहीं याद रहता है तो थोड़ा बादाम बादाम खाया करो। ये भैया प्रमोटर है, ठीक है, बताया था ना, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ये टर्मिनेटर है, यही इतना सा बताया था मैंने। और बस इसमें ये बड़ी बहुत ही बड़ी बढ़ा चढ़ा के जो दिया गया है, फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब कि प्रमोटर भी स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट पास है, टर्मिनेटर भी जस्ट स्ट्रक्चरल जीन के पास है, ठीक है। द प्रमोटर इज said to be located towards 5 prime end, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब ये समझना, जैसे ये लिखा हुआ है प्रमोटर, ठीक है, promoter is said to be located towards 5 prime end upstream of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. ठीक है, it is the DNA sequence that provides the binding site for RNA polymerase and it is the presence of a promoter. सोचो अगर promoter नहीं होगा, अगर हम promoter delete कर दें, मैं एक सिंपल सा तुम लोग से एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रही हूँ, समझ लो यहीं पे खड़े खड़े। अगर मैं प्रमोटर डिलीट कर दूं डीएनए से तो क्या आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। रीजन इसलिए है भाई क्योंकि इनिशिएशन ही वहीं से हो रहा है ना। तो जब किसी चीज की शुरुआत ही नहीं होगी, इसको जनरल एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाती चली जा रही हूँ, पढ़ाती चले जा रही हूँ, और तुम लोग रिवीजन स्टार्ट ही ना करो तो तुम लोग का सब कुछ बाउंसर मारता चला जाएगा, मारता चला जाएगा, ये वैसा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ रोज का रोज रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? हाँ जी। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द, यहाँ पे बस इतना कह रहा है, जैसे मैंने ये वाला जीन बनाया था ना प्रमोटर, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये टर्मिनेटर। तो ये कह रहा है द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। ठीक, 5 प्राइम एंड मतलब कि इधर की जो ये क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रक्चरल जीन के जो है लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी जीन होंगी उनको हम क्या बोल सकते हैं, 5 प्राइम। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन होगा। प्रमोटर यहाँ पे लिख लो, कहीं पे नोट डाउन करो, प्रमोटर always always at 5 प्राइम एंड, और इसको अप स्ट्रीम भी कहते हैं। मतलब इससे याद रखो कि आगे अप स्ट्रीम पहला, ठीक है, और इसके बाद की जितनी जीन होती है उनको डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। डन है? मैंने क्या बताया था यहाँ पे? हाँ, तो ये दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट डाउन करो। तो मेरा तो बहुत रंग बिरंगा लिखने की आदत है, इसलिए मेरा बायो में इंटरेस्ट हमेशा बरकरार रहता है। तुम लोग भी अब डिफरेंट टाइप के पेन ले आओ। DNA sequence that provides a binding site, very good, binding site for RNA polymerase, and it is the presence of DNA sequence, ऐसा DNA sequence, अच्छा, the transcription and that also defines the template and coding strand। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है, ये बता रहा है प्रमोटर के बारे में। ठीक है, पहली चीज तो लिखना डीएनए सीक्वेंस bind to RNA polymerase, RNA polymerase, bind to RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in the transcription unit। और पहली चीज तो ये होगी कि डीएनए सीक्वेंस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? क्या बोला? हाई प्रमोटर है तो वो एक डीएनए सीक्वेंस ही तो है। ठीक है, तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है, तो डीएनए सीक्वेंस वेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज नोन एज द प्रमोटर। ठीक है, द सेकंड पॉइंट अबाउट दिस इज दैट प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यू प्रमोटर डिसाइड्स, बस इतना लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। प्रमोटर डिसाइड्स, सॉरी डिसाइड्स मतलब डिफाइंस लिख लो, डिफाइंस, defines the template and coding strands and coding strands। डन है कि प्रमोटर ही डिफाइन करेगा कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड बनेगा और कौन सा कोडिंग स्टैंड बनेगा। ठीक है,
डिफाइन, डिसाइड, कुछ भी लिख सकते हो, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ जी, by switching its position with that of the terminator, the definition of a coding and template strands can be reversed होना चाहिए, यहाँ पे reserved लिख गया है, गलत गलत लिखा हुआ है, ठीक है, can be reserved, हाँ reserved कह सकते हैं। by switching its the position with that of the terminator, मतलब कि अगर हम जो है इसकी पोजीशन चेंज कर दें टर्मिनेटर से, तो क्या होगा कि वही कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड चेंज हो जाएगा। मतलब कि प्रमोटर इधर था और प्रमोटर को अगर हम इधर ले आए, जैसे मान के चलो, हाँ नहीं नहीं, बीच में टर्मिनेटर की जगह ले आए, एक मिनट बना रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, अब तक तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ है ना इसमें कि अगर हम यहाँ पे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, सॉरी टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर ये ले आए, तब कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अगर प्रमोटर का हमने टर्मिनेटर से जो है चेंज कर दिया, तो कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड भी चेंज हो जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड, वैसे जनरली क्या होता है, मतलब बस ये याद रखना कि टर्मिनेटर हमेशा 3 प्राइम एंड पे होता है और प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है, ठीक है। डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ, भाई टर्मिनेटर है तो जाहिर सी बात है एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यही कराएगा। पहले ही बता दिया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ एडिशनली रेगुलेटरी सीक्वेंस भी, जितना आसान तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है उतना आसान भी नहीं, मतलब तुम लोग को तो बहुत आसान, कम चीजें हैं इसमें क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, नहीं तो इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। यहाँ ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें पता नहीं कितने सीक्वेंसेस होते हैं जो हमें याद, टाटा बॉक्स, कैट जीएटी बॉक्स, पता नहीं कितने बॉक्स होते हैं, सब एक टाइम पे मुझे अभी भी कॉन्टिप याद, ठीक है। लेकिन तुम लोग को इतना नहीं पढ़ना है तो खुश रहो, ठीक है। देयर आर एडिशनली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर। मतलब रेगुलेटरी सीक्वेंस या तो रेगुलेटरी सीक्वेंस अप स्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डाउन स्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? डन। देखो कितना सुंदर डायग्राम जी, देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला हमारा क्या हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिख रहा है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे प्रमोटर पूरा प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? वेरी गुड। Process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA is termed as, बताइए, है? वेरी गुड। अब ये भी ना बता पाते तो बताते हैं। RNA strand is synthesized from, बताइए अनुष्का। थप्पड़ मारेंगे अब खींच के तुम्हें। नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा है। अरे बताओ ना, आरएनए स्ट्रैंड किससे सिंथेसाइज होता है? हम शायद वर्ड भी यहाँ पे नहीं सुनना चाहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड है भाई, मैं इतनी देर से क्या बता रही हूँ, मैंने लिखवा भी दिया। इसका मतलब दिमाग के कुछ तार ढीले हैं अभी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द, और पढ़ना है कि नेक्स्ट? थर्ड थर्ड थर्ड, वेरी गुड बेटा, तुम रिप्लाई कर रहे हो।
गोविंद समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है चीजें अब? यस मैम, नो मैम? कोई चीज ना क्लियर हो तो बता दो, जल्दी से समझा देते हैं। गोविंद? ओके, वेरी गुड। देखो, अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी तो ये क्या कहते हैं, शुरुआत, अभी आगे का खेल आगे, ठीक है। खैर, लेकिन अगर उतनी चीजें समझ में आ गई तो आगे चीजें वेरी क्लियर, राइट? इट विल बी क्लियर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हमें पढ़ना है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं। जीन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सब तीन टाइप के होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द डीडी, राइट? Transcription unit and the gene. A gene is defined as the functional unit of inheritance. ये आप लोग को कहीं पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि जीन की डेफिनेशन अगर हम पूछेंगे अगर आपसे तो आप बहुत अच्छे से अभी नहीं बता पाओगे। तो जीन इज फंक्शनल। जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी ये चीजें नोट डाउन करते चले मेरे साथ। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एज सिंपल एज। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, दिमाग पे लोड लेके मत पढ़िए, ठीक है? लोड नहीं लेना है। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। बस इतनी सी बात कही जा रही कि भाई जीन्स हमारे डीएनए पे लोकेटेड होते हैं। हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं पहले। क्लियर हो गया? नोट डाउन, आगे चलें। वेरी गुड। इट इज डिफिकल्ट, देखिए सब चीजें तो यहाँ पे इतने अच्छे से बताई गई हैं। A gene, ये it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence। देखिए क्रोमोसोम, बस बस इतना ही बताया। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इतना ही बताया भाई। डीएनए में ही तो होते हैं, जीन्स के सेगमेंट्स होते हैं। इट इज फाउंड ऑन एज द जीन सेगमेंट्स ऑन द डीएनए, बस खत्म काम। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग ऑनलाइन है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो ध्यान से देख लें। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से ये जो है हमारा, ये अगर हम इसको सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करते हैं तो ये डीएनए हमारा जैसे ऐसे बन के आ रहा है। तो इसके ये इतने से पार्ट को जैसे हमने क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। अब देखो ये बहुत, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके बता रही हूँ तुम लोग को, ये चीजें बहुत ज्यादा, लेकिन समझने के लिए तुम्हारे बहुत काम की चीजें हैं। जैसे ये यहाँ पे बना ना, है ना, ये चीज यहाँ पे बनी है ना, तो आप जैसे जीन, मतलब ये इतने जीन का ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है, तो यही वाले का क्या बनेगा, डीएनए से इसकी अनवाइंडिंग होगी, इसी से एमआरएनए बनेगा और इसी से हमारा प्रोटीन बन जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में ये चीज मैंने तुम्हें समझा दी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। मैंने बताया था ना कि अब जैसे बताया था ना यूक्रोमेटिन, याद आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे ये ओपन हो गया, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। समझ में आ रही है बात? कोरिलेट कर पा रहे हो? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। और ये पार्ट अगर जैसे नहीं हो रहा है, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हेट्रोक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इतनी बात क्लियर है? अब क्लियर है? इसको कहीं पे बना लेना, इसमें मेरा चेहरा नहीं देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको बना लो, क्योंकि इससे क्या है, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ, नुमान नहीं है, सैल जुड़ी थी, सैल चली गई है, गोविंद अभी है। क्लियर है बेटा? वेरी गुड, डन। हटाए।